नाजरीन आदाब, मुंसिफ टी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम मोदी आज आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकात करेंगे। बाहमी ताउन और दीगर उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने इंडिया AI समिट में की शिरकत। कहा, भारत में AI टेक्नोलॉजी को फरोग देना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए वसीतर इंतजामात। आसाम टी ट्राइब स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर किया एहतजाज। कम अज कम उजरत एक्ट को नाफिज करने का किया मुतालबा। दिल्ली में पेश आया सड़क हादसा, एक शख्स की हुई मौत। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम मोदी आज आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में बाहमी ताउन, तिजारती रवाबित, इलाकाई सलामती और आलमी चैलेंजेस समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर अमित शाह अजीम रूहानी पेशवा को खिराज अकीदत पेश करेंगे। भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ने वैदिक तालीमात और सनातन धर्म के फरोग में नुमायां किरदार अदा किया है। फिनलैंड के वजीर आजम दिल्ली पहुंच गए। इस मौके पर फिनलैंड के वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल किया गया। फिनलैंड के वजीर आजम भारत में मुनक़िद होने वाली इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शिरकत करेंगे, जिसमें मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के शोबे में आलमी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने इंडिया AI समिट 2026 में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि भारत में AI टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और इससे मुल्क की मैशियत और रोज़गार के मौके में इजाफा होगा। Very good morning, friends. This is a research symposium and I am not at all qualified to be standing here. I wouldn't take too much of your time. Just want to thank you for coming out in such large numbers at 8:30 in the morning. Yesterday we had about 250,000 people, mostly young. The average age was, I think, below 30, attending the AI Expo and the entire exhibition area. It was phenomenal response. When I interacted with the young minds, I was so surprised at the optimism that most of the young people expressed towards this opportunity which is coming for them. Initially I was a bit apprehensive, but looking at their optimism, I am feeling really hopeful for a totally new future for our country and for the world. We in India are very focused on AI in the edge, AI for use cases, AI for solving real world problems, AI for improving the productivity in the enterprises, AI for population scale problems like healthcare, like agriculture, like climate change. These are the things that we are focused here in India. And this AI summit brings that opportunity. And as we discuss various technical matters, I will request the topmost brains which are present here to please do bring some solid, concrete suggestions on how to make AI safe. This is a great tool. It should be used for the benefit of humans. It shouldn't be something which really
distorts that balance. I really look forward to the suggestions and ideas which will come out of this symposium. Thank you very much for coming to this symposium in such large numbers, and I wish you all the best. Thank you. हिंदुस्तान और फ्रांस ने मंगल को अपने 10 साला दिफाई ताउन के माहदे की तजदीद की और मुल्क में हेमर मिसाइलों की तैयारी के लिए मफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए। माहदों पर इस वक्त दस्तखत किए गए जब वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और उनके फ्रांसी हम मनसब कैथरीन वॉटरन ने छठे हिंदुस्तान फ्रांस सालाना दिफाई मज़ाकिरात की मुश्तरका सदारत की। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 10 साला दिफाई ताउन के माहदे की तजदीद पर हिंदुस्तान की जानिब से सेक्रेटरी दिफा और फ्रांसी जानिब से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और हिकमत अमली के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने दस्तखत किए हैं। आसाम असम्बली इंतखाबात के ज़िम्मन में चीफ इलेक्शन कमीशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए के मुताबिक इसमें इंतखाबी तैयारियों, सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासत भर में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने लोक सेवा भवन में एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने पुरी में मुनक़िद होने वाली 2026 की रथ यात्रा को पुरअमन अंदाज में मुनक़िद करने के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश में बोर्ड इम्तहानात का आज से आगाज़ हुआ। इम्तहान के पुरअमन इनेकाद के लिए इंतज़ामिया की जानिब से वसी तर इंतजामात किए गए हैं और तलबा की सख्त चेकिंग भी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इम्तहानी मराकिज़ पर CCTV कैमरों के ज़रिए निगरानी की जा रही है और तलबा की सख्त चेकिंग भी की जा रही है। मेरा नाम संध्या सिंह है। मेरा बच्चा 10th क्लास में है और आज उसका हिंदी का पेपर है और बच्चे आज बहुत नर्वस हैं। मैं बस बच्चों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि बच्चे अपना 100% दे और जो भी उनका रिजल्ट होगा ईश्वर की इच्छा से वो बहुत अच्छा निकलेगा। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम संध्या सिंह है। मेरा बच्चा 10th क्लास में है और आज उसका हिंदी का पेपर है और बच्चे आज बहुत नर्वस हैं। मैं बस बच्चों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि बच्चे अपना 100% दे और जो भी उनका रिजल्ट होगा ईश्वर की इच्छा से वो बहुत अच्छा निकलेगा। थैंक यू। कौन सी कक्षा में? 10th क्लास में। क्या कहना चाहेंगे, आज से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है आप लोगों की और आप पहुंचे हैं आज परीक्षा देने के लिए, कैसे उत्साह है? तो सर हम आज सुबह 7:30 बजे आए थे। हमारा 8:30 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। एंट्री कितने बजे से? एंट्री 8:30 बजे से है। और क्या क्या पालन करने के लिए कहा गया है, कि क्या निर्देश दिए गए हैं जो आपके एडमिट कार्ड में? सर हमारे सर ने तो ये बोला था कि ड्रेस पहन के जानी है, वाइट ड्रेस पहन के जानी है और एडमिट कार्ड लेके आए, आधार कार्ड लाए अपना और सब कुछ कराए। क्या नाम है? मेरा नाम अमन। अमन, आज से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, कौन सी कक्षा के छात्र हो, कौन सा पेपर है आपका? मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हमारा हिंदी का पेपर है और हमने तैयारी, वैसे तो हम हर दिन पढ़ते थे, कल भी पढ़े, कल मतलब डेली सोते थे 8 घंटे करीब, तो कल हम 2.5-3 घंटे सोए और पढ़ाई की है, पूरी पढ़ाई की है। तैयारी निर्देश दिया गया था आपको स्कूल में परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, तो क्या निर्देश दिया गया स्कूल में? हमारे स्कूल में बोला गया था कि अपने मतलब टीचरों से किसी से बहसबाजी नहीं करनी है और किसी से कुछ कहना नहीं है। कुछ उपकरण, गैजेट, मोबाइल कुछ लेने की नहीं, मोबाइल की भी मना करी थी। हमारे टीचर ने बोला था मतलब आराम से जाना और अच्छे से पेपर देना। राहुल सर हमारे टीचर है, प्रिंसिपल हमारे।
आसाम में टी ट्राइब स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने गोलाघाट में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने चाय के कारकुनों को यूमिया उजरत की अदायगी, ज़मीन की तकसीम और कबायली हैसियत के लिए कम अज़ कम उजरत एक्ट 1948 के नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कमिश्नर ऑफिस दफ्तर के सामने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात से कबल उनके मसाइल को हल करे। हम आज इस रास्ते पर निकल के आए हैं ये दावा ठोकने के लिए किसी भी हद में जाके सरकार कोई भी कानूनी व्यवस्था, कठोर से कठोर व्यवस्था के बीच में चाय बागानों के श्रमिकों का मजूरी 1948 मिनिमम वेज एक्ट के तहत दिया जाए। दूसरी तरीके से बागान के श्रमिकों को जमीन मिलना चाहिए। और जो दूसरी बात है, यहाँ के बसे हुए टी ट्राइब कम्युनिटी का जो जनजातिकरण का जो व्यवस्था है, पहले सरकार कहा था 35 जनजाति को लोगों को 35 समाज या जाति को किया जाएगा। उस समय हम लोगों ने कहा था कि 35-36 को किया जाए, बाकी के लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन आज तरीके से जो पिछले नवंबर महीना में विधानसभा में जो रिपोर्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने दाखिल किया, उसमें कोई स्पष्ट हम देख नहीं पाए कि चाय बागान के जो लोगों हैं उनका जनजातिकरण का प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़े। हम यही दावा करना चाहते हैं 26 का निर्वाचन से पहले सरकार की विज्ञान सम्मति तरीके से, कानूनी तरीके से तीनों समस्या का समाधान करने के लिए व्यवस्था करे। नहीं तो अगला जो 26 है उस समय बागान के लोगों का जो वोट सोच समझ के जाएगा। ये बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बिहार के अरारिया में दो नामालूम हमलावरों ने एक दुकानदार को गोली मारी। मुतासरा शख्स अरुण केसरी को वाक़ई के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक एहलकार ने बताया कि इसे बाजू पर चोट आई है और अब वो ख़तरे से बाहर है। मुतासरा अरुण ने कहा कि वो और उसका बेटा दुकान बंद कर रहे थे जब मुलजिम मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने कहा कि वो आदमी मोटरसाइकिल पर आए और दुकान के सामने रुक गए, फिर उन्होंने हथियार निकाला और पैसों का मुतालबा करने लगे। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने मुझे गोली मारी और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। अभी केसी मोहल्ला के जो दुकानदार हैं उसके साथ दुकान में बैठे हुए थे, उससे गोली लगी है जो दाहिना वहाँ के पास में लगी है, वो खतरे से ही बाहर है। और अभी तक चूँकि प्राइम मिनिस्टर है, अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तुरंत वहीं हम लोग दोनों आदमी, दोनों बाप बेटा दुकान समेट रहे। क्या चीज़ का दुकान है? कॉस्मेटिक का दुकान है कनियारा का जी। कहाँ पे? कोठीहाट चौक पर जी। क्या हुआ उसके बाद? दोनों लड़का आया, मोटरसाइकिल लगाया वहाँ आगे में। अब बस वो जैसे मोटरसाइकिल लगाया, हथियार निकाल लिया। चलिए भैया, मजाक कर रहा है, बता पैसा निकाल दो, जितना है पैसा निकाल दो, पैसा निकाल दो। पैसा है कहाँ हमारे पास जो निकाल दे। हम सोचे कहीं इसको पकड़ेंगे तो दूसरा हमको दबोच देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। यही सोचिए रहे कि तब तक वो गोली चला के फिर उल्टा ऐसे मोटरसाइकिल से आया, फिर ऐसे। महाराष्ट्र के मीरा भयंदर शहर के न्यू गोल्डन नेस्ट एरिया में वाक़े एक हार्डवेयर में देर रात आग लगी। मुकामी लोगों ने इस हादसे को देखकर फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अमले मुकामी हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात शॉर्ट सर्किट बताई गई है। दिल्ली के पंजाबी बाग फ्लाईओवर पर एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। इस हादसे की इत्तला पुलिस को मिलने पर पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंच गई। पुलिस ने जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां बाद मुआयना डॉक्टरों ने एक शख्स को मुर्दा करार दिया जबकि एक जख्मी शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। हैदराबाद के भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स के कत्ल का वाक़या पेश आया। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने बीवी की जानिब से शौहर का गला दबाकर कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मोहम्मद इसाक के तौर पर की गई है, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर था। अहले खाना के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी और उनकी बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
मैं इसाक मियाँ की बहन बात कर रही हूँ। उन्होंने जोरू मर्द की लड़ाइयाँ होते रहते थे। उनकी एक ही खराबी थी, जोरू लड़ते पीते थे। पीना पीते थे और उनको बातें बर्दाश्त नहीं होते थे और खर्जा कर लिए थे हमारी भावच। उन्होंने बगैर शोहर के पूछे खर्जा कर लिए से तो वो कर्जदारा तंग कर रहे थे तो उन्होंने पूरा गुस्सा मर्द के ऊपर निकालते थे। उनको अरे तुरे गालियां देते थे। उन्होंने पी के आके जोर से लड़ते थे। एक से वाली एक गाली देते थे उन्होंने, यहाँ तक गालियां देते थे, सौंप देते थे। चीजा पूरा लज्जा को रख लिया तो इसलिए अब क्या करें, डाले उन्होंने। घर में गए 3 बजे कब फांसी दे दी एक ही मर्द को। सुबह रात में लड़ाई हुई, कहते सुबह में हमारे भाई गोश्त ला के दिए, पी के आके सो गए तो उनको 3 बजे कब फांसी दे दी, एक ही 3 साढ़े 3 को कब दिए नहीं मालूम। फिर आके हमारे घर में बर्तन धोए, पकाए, करे, हमारे साथ अच्छी बात करे, सब अच्छा रहे। कि शाम में किसी का फोन आया उनको, क्या निकलो बोल के आया, क्या बोल के आया नहीं मालूम। हमारे को फोन आते भाग गए। अब भी आ रही हूँ बोल के निकले तो बाद में उन्होंने पीएस में जाके बैठे। ऐसा मालूम हो गया इनका इंतकाल होगा। पुलिस वाले आके इंक्वायरी करे तो घर को आके इंक्वायरी करे तो मालूम हुआ हमारे को। उनको फोन कर रहे तो ना फोन ही नहीं उठा रहे। मैं हूँ यही छूँ, अब भी आती हूँ बोल के एक कॉल उठाए। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद मालूम हुआ कि उन्होंने पीएस में है, उन्होंने फांसी दिए बोल के। किस चीज से फांसी दी? ओढ़नी से फांसी दिए गए। हाँ, ओढ़नी से फांसी दिए गए। इनको बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। आंध्र प्रदेश के अनामयाल जिले के मादनापल्ली में एक 7 साल लड़की की असमत दरी और कत्ल के मुलजिम ने कुलावर्धन ने खुदकुशी कर ली। इसकी लाश एक तालाब से मिली। मुकामी लोगों ने लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ता की कार्रवाई करते हुए एक केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। जयपुर शहर में गरज चमक के साथ हल्की सी बारिश हुई, जिसकी वजह मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी डिस्टर्बेंस के असर की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद हल्की बारिश का इम्कान है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की सी बारिश हुई। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों तक हल्की बारिश का इम्कान बरकरार रह सकता है। बांग्लादेश में बीएनपी के सदर तारिक रहमान ने वज़ीर आज़म का ओहदे का हल्फ ले लिया है। नई हुकूमत की काबीना 50 अरकान पर मुश्तमिल है। पेश है ये एक रिपोर्ट। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने तकरीबन 2 दहाई बाद फिर से बांग्लादेश में इख्तिदार पर वापसी की है। मंगल को कौमी पार्लियामेंट हाउस के साउथ प्लाजा में मुनक्किद हुई हल्फ बर्दारी तकरीब में बीएनपी के सदर तारिक रहमान ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ लिया। उन्हें सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हल्फ दिलाया। तारिक रहमान की हल्फ बर्दारी के बाद वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत ने भी हल्फ लिया। 12 फरवरी को हुए इंतखाबात में बीएनपी ने 209 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने 3 सीटें हासिल की हैं। जबकि जमात इस्लामी बांग्लादेश दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नई हुकूमत की काबीना 50 अरकान पर मुश्तमिल है। इसमें तारिक रहमान समेत 25 वुज़रा और 24 वुज़राए मुमलिकत शामिल हैं। इसके अलावा 3 तकनीकी माहिर टेक्नोक्रेट भी काबीना का हिस्सा हैं। इस काबीना की खास बात यह है कि इसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। 25 वुज़रा में से 17 पहली बार वजीर बने हैं। इसी तरह 24 वुज़राए मुमलिकत में सभी नए चेहरे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान भी पहली बार काबीना के रुकन बने हैं। तारिक रहमान की हल्फ बर्दारी तकरीब से पहले नौमुंतखब अराकीन पार्लिमान ने ढाका में पार्लियामेंट की इमारत में हल्फ उठाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने उन्हें हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी के साथ ही तारिक रहमान की क़यादत में नई हुकूमत की रस्मी शुरुआत हो गई है। इसी के साथ ही नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की सरबराही में 18 माह की उबूरी हुकूमत का इख्तिताम हो गया। वाज़ेह है कि अगस्त 2024 में तलबा की क़यादत में होने वाली तहरीक के नतीजे में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को इख्तिदार से हटा दिया गया था। तारिक रहमान ने महीनों जारी रहने वाले हंगामों के बाद इस्तेहकाम बहाल करने और तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने का अहद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान और इंटरफेथ हारमोनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में एक सेमिनार मुनक़िद किया गया। सेमिनार का मौजू उर्दू बतौर ज़ुबान हम आहंगी और मुश्तरका तहज़ीबी वर्सा था, जिसमें मारूफ दानिशवरों, असातिज़ा, कलमकारों और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम को 3 अलमी नशिस्तों में तकसीम किया गया था, जिसमें मुक़र्रिरीन ने उर्दू ज़ुबान को मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और सक़ाफ़तों के दरमियान पुल करार देते हुए इसकी तारीख़ और तहज़ीबी अहमियत पर रोशनी डाली। इस इजलास में मीडिया के किरदार, अवामी मुबाहिसे में अखलाक़ी क़दरों की ज़रूरत और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के फ़रोग़ पर तफ़सीली गुफ्तगू की गई। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि ज़राए इब्लाग़ को ज़िम्मेदाराना अपनाते हुए माशराती हमांगी को तक़वियत देनी चाहिए। तीसरी और आखिरी नशिस्त में मुक़र्रिरीन ने हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीबी रिवायत, सूफियाना इक़दार और गंगा जमनी सक़ावत को बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद की बुनियाद करार दिया गया। शुरका ने इस सेमिनार को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम माशरे में रवादारी, भाईचारा और फ़िक्री हमांगी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है इंटरफेथ हारमोनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर और संस्थापक डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जो प्रोग्राम के कन्वीनर भी है। सर, क्या कहना चाहिए, कितना ज़रूरी था, कितना रिलेवेंट था करंट सिनेरियो में जहाँ पर हेटरेट की बात हो, नफ़रत की बात हो, ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में कितना ज़रूरी है ऐसा प्रोग्राम? कि हर माशरे में 2 तरह की क़ुव्वतें, 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, शक्तियाँ होती हैं। कुछ लोग अपनी पूरा जीवन तोड़ने में लगा देते हैं कि किसी तरीके से जोड़ न बैठे, ब्रिजिंग ना हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो, इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल ना बने। ये तबका बहुत महदूद होता है। आप भी बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि एक मछली या चंद मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा करती हैं। अब ये ज़िम्मेदारी तालाब के बाकी लोगों की ही स्पेसीज़ की होती है, जिसका मतलब होता है बाकी इंसानों की होती है हमारे पस मंज़र में, कि वो उससे मुतासिर ना हो और उसके लिए समाज के दरमियान से ही कुछ लोग खड़े हों जो गर्मी को ठंड में बदलें, नफ़रत को मोहब्बत में बदलें और जहाँ इख्तिलाफ़ात हैं उसके लिए मुकालमे की ज़मीन पैदा करें और एक सिविल सोसाइटी को बनाने में अपना किरदार अदा करें। इंटरफेथ हारमोनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2005 से मैदानी अमल में है। तो हमने भी यही कहा कि देखिए, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा, इंडिया से बड़ा सेकुलर कंट्री कोई नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सेकुलर है और उसको हम किस तरह एक ब्रिज का काम करें जिसमें डिफरेंट कम्युनिटी लोग मिल के भारत को आगे बढ़ाएं, ये मकसद था और इसी में हम लोगों ने आज बातचीत की। सर, मौजूदा हालात में ऐसे प्रोग्राम कितने रिलेवेंट होते हैं, कितने इंपॉर्टेंस होती है ऐसे प्रोग्रामों की? सर देखिए, मौजूदा हालात में ये इस तरह के प्रोग्राम की ज़रूरत है ताकि जो यूथ है, आपको पता होगा कि इंडिया में एक मैक्सिमम तकबा यूथ का है, जेन ज़ी का है, तो उनको बताना है कि जो हमारी हिस्ट्री रही है, हमारा पास्ट रहा है, वो बहुत अच्छा और सेकुलर रहा है, डिफरेंट रिलीजन का रोल रहा है, तो उन चीज़ों को बताने से फ़ायदा तो है ही। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।